हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एक चर का द्विघात समीकरण का निम्न टॉपिक, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा एक चर का द्विघात समीकरण का इतिहास। दूसरा है एक चर का द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तीसरा, एक चर का द्विघात समीकरण की परिभाषा। चौथा, इसका मानक समीकरण। पांचवा, इनको हल करने की विधियां। छठवां, विभेदक एवं समीकरणों के मूलों की प्रकृति। तो आप इस लेक्चर में अंत तक जरूर बने रहे दोस्तों। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम इस चैनल पर कक्षा 10वीं गणित के सारे चैप्टर, जी हाँ दोस्तों, सारे चैप्टर कवर करेंगे, जिनको आप हमारे प्लेलिस्ट में कक्षा 10वीं गणित के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, जिसपे अध्याय 1 बहुपद और अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण की प्रश्नावली के सारे प्रश्न और महत्वपूर्ण उदाहरण कवर किए गए हैं। यदि आप अभी तक बहुपद और दो चरों का रैखिक समीकरण चैप्टर के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला टॉपिक है हमारा एक चर का द्विघात समीकरण का इतिहास। ठीक है, इतिहास के बारे में देखते हैं। तो द्विघात समीकरण का अध्ययन प्राचीन भारत, मिस्र और बेबीलोन में शुरू हुआ था। भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य एवं आर्यभट्ट ने इनके हल के विधियों पर जो है वो कार्य किया। बाद में जो है अरब और यूरोपीय गणितज्ञों ने इसे और विकसित किया। आज यह गणित बीजगणित का क्या है, महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक है हमारा एक चर का द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में उपयोग। तो द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, तो इसके जो है बहुत सारे उपयोग है। जैसे कि द्विघात समीकरण का उपयोग जो है वो कई क्षेत्रों में होता है। जैसे पहला है वस्तुओं की ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने पर। दूसरा है खेलों में गेंद की गति का अध्ययन करने में। तीसरा है भवन और पुल निर्माण में। चौथा लाभ हानि एवं क्षेत्रफल निकालने में। और पांचवा भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो इन सब के अलावा भी जो है और बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर एक चर के द्विघात समीकरण का उपयोग जो है किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है एक चर का द्विघात समीकरण की परिभाषा। तो एक चर के द्विघात समीकरण की परिभाषा क्या होती है, तो इसकी परिभाषा जिस समीकरण में केवल एक चर हो तथा उस चर की अधिकतम घात 2 हो। जिस समीकरण में केवल एक चर हो तथा उस चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे एक चर का द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एक चर का द्विघात समीकरण। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, ये एक आपका उदाहरण है, x का वर्ग धन 5x धन 6 बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण का जो है एक उदाहरण है। ठीक, इसके पश्चात देखते हैं अगला टॉपिक। इसके बाद है अगला टॉपिक चौथा, द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है आपका ax का वर्ग
धन bx धन c बराबर 0, जहां ए बी सी जो है वो क्या है, ए बी सी अचर या नियतांक है, ठीक है, अचर या फिर नियतांक, और x जो है वो क्या है, तथा x चर है, ठीक है। और इस पे जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, तो इस पे जो है, इसमें आपका a इज नॉट इक्वल 0, a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो द्विघात समीकरण का क्या कहलाता है, मानक रूप। इस पे जो है प्रश्न आता है आपका, द्विघात समीकरण का जो है मानक रूप क्या होता है, वो होता है आपका x का वर्ग धन bx धन c बराबर 0, जिसमें a का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है, और a b c जो है वो क्या होते हैं, नियतांक या अचर, और x जो है वो चर राशि है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं, ठीक है। तो पहला विधि है गुणनखंड विधि। पहला क्या है, गुणनखंड विधि, ठीक है, पहला गुणनखंड विधि। दूसरा है इस पे पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। तीसरा है सूत्र विधि, और चौथा होता है इसका ग्राफ विधि, ठीक है। ये चार विधियों से जो है द्विघात समीकरण को क्या किया जाता है, हल किया जाता है, ठीक है। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि, तीसरा सूत्र विधि, और चौथा ग्राफ विधि। तो पहले, दूसरे और तीसरे विधि का तो प्रयोग आप इस चैप्टर में करेंगे, चौथे विधि का प्रयोग जो है इस पे जो है वो आपके 10वीं में जो है वो नहीं है, ठीक है। तो गुणनखंड विधि में क्या किया जाता है, गुणनखंड किया जाता है, कैसे किया जाता है आने वाले प्रश्नावली में आपको बताएंगे। पूर्ण वर्ग विधि में पूर्ण वर्ग बनाकर हल किया जाता है, ठीक है, इसके बारे में भी आपको प्रश्नावली में आपको बताएंगे। सूत्र विधि, सूत्र विधि में जो है वो आपका एक सूत्र प्रयोग होता है, जो होता है आपका x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल b का वर्ग ऋण 4ac बटे 2a, ये, ठीक है। इसका जो है क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कैसे किया जाता है इसके बारे में आगे आपको बताएंगे, ठीक है। ग्राफ विधि, ग्राफ के द्वारा जो है क्या किया जाता है, हल किया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख विधियां हैं जिनका प्रयोग किस पे किया जाता है, आपका द्विघात समीकरण को हल करने के लिए किया जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक, छठवां है विभेदक एवं समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं विभेदक क्या होता है। तो विभेदक जो है द्विघात समीकरण में, इस पे द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 का जो विभेदक होता है उसको दर्शाते हैं हम किससे, विभेदक को d से, और d बराबर होता है आपका b का वर्ग ऋण 4ac, ठीक है। क्या होता है, b का वर्ग ऋण 4ac होता है।
ठीक है। इसके बाद जो है इस पे जो है 3 स्थितियां होती है। कितनी स्थितियां? 3 स्थितियां होती है। कौन कौन सी? तो पहला स्थिति है यदि यदि पहला स्थिति में क्या हो सकता है? डी का मान ग्रेटर देन 0, मतलब धनात्मक। ठीक है, क्या? धनात्मक। अर्थात बी का वर्ग ऋण 4ac इज ग्रेटर देन 0। बी का वर्ग ऋण 4ac बड़ा है 0 से, और इस स्थिति में क्या होता है? हो तब समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे? समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, क्या होंगे? मूल वास्तविक होंगे। और इसके बाद है दूसरा दूसरा है डी बराबर 0, मतलब डी का मान क्या हो? 0 हो। अर्थात अर्थात बी का वर्ग ऋण 4ac बराबर क्या हो? 0 हो। तो समीकरण के मूल तो समीकरण के मूल बराबर व वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं? बराबर एवं वास्तविक होते हैं। ठीक है, बराबर एवं वास्तविक होते हैं। फिर तीसरा स्थिति इस पे क्या हो सकता है? तो तीसरा स्थिति इसमें हो सकता है आपका d इज लेस देन 0, मतलब ऋणात्मक। d का मान क्या हो सकता है? ऋणात्मक। ठीक है, अर्थात अर्थात b का वर्ग ऋण 4ac इज लेस देन क्या हो जाएगा? 0, मतलब b का वर्ग ऋण 4ac छोटा है 0 से, हो तो समीकरण के हो तो समीकरण के मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो ये 3 स्थितियों को जो है वो आपको याद रखना है। पहला स्थिति में क्या? d इज ग्रेटर देन 0, जिसमें मूल वास्तविक होता है। दूसरा d इक्वल 0, जिसमें मूल बराबर एवं वास्तविक होता है। और तीसरा d इज लेस देन 0, जिसपे समीकरण के मूल जो है वो काल्पनिक होंगे। ठीक है, क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। ठीक, इसके बाद है अगला पॉइंट, सातवां सातवां नंबर का है समीकरण एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के दो मूल अल्फा व बीटा हो, तब अल्फा बराबर क्या होता है? अल्फा बराबर होता है आपका ऋण का बी धन वर्गमूल के भीतर आपका होता है बी का वर्ग ऋण 4ac बटे 2a, और बीटा बराबर होता है आपका ऋण का बी ऋण वर्गमूल के भीतर आपका होता है बी का वर्ग ऋण 4ac बटे
2a। ठीक है, ये आपका होता है। और ये जब आपके हो समीकरण के मूल अल्फा व बीटा हो तो आपके कुछ सूत्र होते हैं। पहला होता है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर ऋण का b/a। दूसरा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। और तीसरा अल्फा व बीटा मूल वाले वर्ग समीकरण। अल्फा बीटा वाले वर्ग समीकरण क्या होता है? तो ये आपका होता है एक्स का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा गुणित एक्स धन अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। या इसी को और क्या लिखा जा सकता है? तो इसी को और हम लिख सकते हैं क्या? एक्स का वर्ग ऋण मूलों का योगफल गुणित एक्स धन मूलों का गुणनफल। मूलों का क्या? गुणनफल बराबर क्या? 0। ठीक है, ये जो है वो आपका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था जिसको आपको जानना अत्यंत आवश्यक था। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण जो है वो सूत्र है जिनको आप अपने फेयर कॉपी में जो है स्टार्टिंग में जो है वो आप नोट कर लेंगे। ठीक है, और अच्छे से जो है वो याद कर लेंगे क्योंकि इनका प्रयोग आपका चैप्टर में होने वाला है। साथ ही आपको जो है 2 से लेके 20 तक का पहाड़ा और 2 से लेके 30 तक का वर्ग याद रखना है। याद है तो अच्छी बात है, और अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लेंगे। 2 से लेके 20 तक का पहाड़ा और 2 से लेके 30 तक का वर्ग, एक से बोल सकते हैं 1 से लेके 30 तक का वर्ग आपको याद करना है। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। तो आपको आज का हमारा यह लेक्चर कैसा लगा दोस्तों? यदि आपको यह लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमको बहुत अधिक मोटिवेशन देता है दोस्तों, और हम ज्यादा अच्छे से अच्छा वीडियो बना पाते हैं। इसलिए दोस्तों जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।